हेलो 11th क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 11th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग ज्योग्राफी की आपकी जो सेकंड बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण, इसका चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 हम लोग पढ़ रहे थे। और टॉपिक चैप्टर का नाम क्या है आपका? जलवायु, क्लाइमेट, है ना। तो क्लाइमेट यानी जलवायु का भाग 1 हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा था। आज हम लोग इसका भाग 2 यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले भाग 1 में हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें मौसम, जलवायु क्या है, दोनों में क्या अंतर है, और उसके बाद भारत में मानसूनी जलवायु की एकरूपता एवं विविधता, वो हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 हम लोगों ने कारक देखे थे। एक कारक था आपका स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, और दूसरा था वायु दाब तथा पवन संबंधी कारक। तो पिछले दिनों हम लोगों ने इसका पहला कारक पढ़ लिया था, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक स्थिति तथा उच्चावच, जिसमें हम लोगों ने अक्षांश के बारे में देखा था, और हिमालय पर्वत के बारे में, स्थल जल का, है ना, प्रभाव देखा था, और समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये कुछ हम लोगों ने कारक देखे थे जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते। आज हम लोग जो जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है वायु दाब तथा पवनें, है ना, उससे जुड़े कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक जो हैं वो उसको हम 2 भागों में रख सकते हैं, है ना। तो पहला जो भाग है वायु दाब और पवनों का, वो है शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, और दूसरी है ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। यानी भारत के वायु दाब और पवनों को समझने के लिए इन 2 ऋतुओं के द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक शीत ऋतु में, है ना, पवन और वायु दाब, और दूसरा ग्रीष्म ऋतु में पवन और वायु दाब, है ना, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये भारत की जलवायु पे अपना प्रभाव डालते हैं। तो आता है हमारा वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक। तो वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक जो हैं उसमें 3 मेन जो हैं वो कारक हैं जिनका भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। एक तो है वायु दाब तथा पवनों का जो वितरण है वो, और दूसरा है जेट जो हवाएं हैं या जेट पवनें हैं या जेट प्रवाह, और जो ऊपरी वायु संचरण है वो, और तीसरा है हमारा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये 3 वायु दाब और पवनों से जुड़े कारक हैं जो भारत की जलवायु पर अपना प्रभाव डालते। इन तीनों कारकों को हम लोग शीत ऋतु के मौसम में क्रियाविधि में पढ़ेंगे और ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तो शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि जो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है धरातलीय वायु दाब और पवनें। शीत ऋतु बच्चों में जो हमारा हिमालय पर्वत है जो कि भारत के उत्तर में स्थित है ना, तो हिमालय पर्वत के उत्तर में एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, यानी जिसका नाम है हमारा तिब्बत। तो तिब्बत पर उच्च वायु यानी जाड़ों में तिब्बत के ऊपर उच्च वायु दाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। यानी तिब्बत के ऊपर उच्च वायु दाब यानी हाई प्रेशर का, है ना, एक केंद्र बन जाता है। ठीक है। दूसरा, इस उच्च वायु दाब केंद्र से भारत की ओर धरातल के साथ साथ पवनों का क्या होने लगता है, प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यानी इस उच्च वायु दाब से फिर धरातल के साथ साथ, है ना, या धरातल के समांतर हवाएं जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत की ओर क्या होने लगती हैं, चलने लगती हैं।
तीसरा क्या होता है इस उच्च वायु दाब का प्रभाव कि मध्य एशिया यानी तिब्बत के इस उच्च वायु दाब केंद्र से जो बाहर की ओर हवाएं चलती हैं या पवनें चलती हैं, जिनको हम धरातलीय पवनें भी कहते हैं, ये जो पवनें हैं वो शुष्क पवनों के रूप में भारत में क्या होती हैं, पहुंचती हैं। मतलब इनमें नमी नहीं होती बच्चों, क्योंकि ये धरातल की ओर से आती हैं, स्थल की ओर से आती हैं, तो इनमें नमी नहीं होती। तो ये ठंडी और शुष्क पवनें होती हैं जो तिब्बत के पठार या तिब्बत से क्या होती हैं, भारत की ओर क्या होने लगती हैं, चलने लगती हैं। तो ये है बच्चों वायु दाब का प्रभाव कैसे भारत की जलवायु पर पड़ता है। तो अभी हम लोग ने देख लिया कि कहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक है, और ये हमारा भारत है, ठीक। हिमालय के उत्तर में यहाँ है आपका तिब्बत देश। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, उच्च वायु दाब यानी हाई प्रेशर बन जाता है। और फिर यहाँ से हवाएं यानी यहाँ की कंपैरिजन इधर प्रेशर जो है कम रहता है, तो हवाएं जो हैं वो हिमालय पर्वत है ना, तिब्बत से भारत की ओर क्या होने लगती हैं, चलने लगती हैं। और ये हवाएं जो हैं चूँकि स्थल की ओर से आती हैं, तो ये कैसी हवाएं होती हैं, ये शुष्क होती हैं, है ना। तो इनके कारण चूँकि ठंडी और शुष्क हैं तो तापमान में क्या हो जाती है, कमी आने लगती है। जो हमारा भारत है ना, यानी जो हमारे जो उत्तर भारत में तापमान में इन हवाओं के कारण जाड़ों में क्या होने लगती, कमी आने लगती। शीत ऋतु में दूसरा जो प्रभाव जो हमारी जलवायु को करता है वो है हमारी जेट पवनें या जेट प्रवाह। जेट पवनें जो हैं ये बहुत तीव्र गति से चलने वाली हवाएं हैं। वास्तव में ये पछुआ हवाएं होती हैं बच्चों, जो हमारे वायुमंडल का जो निचला हिस्सा है जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, इस क्षोभ मंडल में 9 से लेकर 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पवनों का है ना पवनें जो हैं वो प्रवाहित होती हैं बहुत तीव्र गति से, जिनको हम और एक पश्चिम से पूर्व दिशा में यानी इस दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में क्षोभ मंडल में ना 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाएं जो हैं वो निरंतर चलती रहती हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में, जिनको हम पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं। इन्हीं पवनों को जेट पवनों के नाम से भी जाना जाता। जेट इनको कहा इसलिए गया क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस समय जो अमेरिका के फाइटर प्लेन थे, जब वो जापान वगैरह अटैक करने के लिए जाते थे तो ये हवाएं उनके गति में अवरोध उत्पन्न करती थी। तो इसीलिए इन फाइटर प्लेनों के नाम पर, चूँकि उनके फाइटर प्लेन के नाम जेट थे, तो इसीलिए उनका इन हवाओं का नाम भी जेट रख दिया गया। तब से इनको जेट पवनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हवाएं जो हैं, जो पछुआ हवाएं हैं जिनको हम जेट पवनों के नाम से जानते हैं, ये क्षोभ मंडल के निचले हिस्से में जाड़ों में क्या होती है, बहुत तीव्र गति से चलती हैं, ठीक है। ये पवन तिब्बत के पठार के समानांतर और हिमालय पर्वत के उत्तर में एशिया महाद्वीप में क्या होती है, निरंतर पश्चिम से पूरब दिशा में चलती रहती हैं। इन्हें हम जेट पवन या जेट प्रवाह के नाम से जानते हैं। तिब्बत का पठार जो है बच्चों वो भारत की जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ना। तो तिब्बत का पठार जो है इन जेट पवनों के मार्ग में क्या होता है, बाधा डालता है यानी अवरोधक का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जेट पवनें जो होती हैं दो भागों में क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। एक भाग इसका तिब्बत के पठार के उत्तर में बहने लगता है और दूसरा भाग इन हवाओं का भारत की ओर यानी दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर क्या होता है, बहता है। यानी ये हवाएं एक तो तिब्बत की ओर निकल जाती और दूसरा हिमालय के दक्षिण में क्या होने लगती हैं, प्रवाहित होने लगती हैं। और यही जो दक्षिण में जो शाखा बहती है या दक्षिण में जो जेट पवनों की शाखा बहती है, ये भारत में जाड़े के मौसम पर क्या करती है, अपना प्रभाव डालती है। अब कैसे डालती है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आता है शीत ऋतु में
पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ का भी प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है बच्चों? ये वास्तव में भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं जो पश्चिम दिशा से, है ना, भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं। मान लीजिए ये है हमारा भारत, ठीक, और इधर से ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है ना, इधर राजस्थान। तो ये जो चक्रवात है ये इस दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में क्या होते हैं बच्चों, प्रवेश करते हैं। और जब ये भारत में प्रवेश करते हैं तो इनके द्वारा जो हिमालय वाला क्षेत्र है यानी जम्मू कश्मीर वगैरह, यहाँ पे क्या होता है, हिमपात होने लगता है यानी स्नोफॉल होता है। लेकिन जो मैदान है यहाँ इनसे क्या होती है, जाड़ों में वर्षा होती है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती विक्षोभ है ये वास्तव में चक्रवात होते हैं जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और फिर इनको भारत तक कौन लेके आता है, भारत तक इन चक्रवातों को लेकर आता है। जो लेकर आती हैं वो है हमारी यही जेट पवनें यानी यही पछुआ पवनें जो भूमध्य सागर में बनने वाले इन चक्रवातों को भारत तक क्या होती हैं, खींचकर लाती हैं। और जब ये भारत में आते हैं ये चक्रवात, तो जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है जाड़ों में वहाँ बर्फबारी होती है, हिमपात होता है या स्नोफॉल होता है। और जो हमारा राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, इन सभी क्षेत्रों में जाड़ों में क्या होती है, इन चक्रवातों से वर्षा होती है। तो ये है बच्चों वायु दाब और पवनों का भारत की जलवायु पर प्रभाव। तो ये हो गया शीत ऋतु की मौसम की क्रिया विधि। अब चलते हैं ग्रीष्म ऋतु मौसम की क्रिया विधि। ग्रीष्म ऋतु मौसम क्रिया विधि में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे धारा वायु दाब और पवनें भारत की जलवायु पर अपना प्रभाव डालते हैं। गर्मी का मौसम जब शुरू होता है बच्चों तो सूरज जो है यानी सूर्य उसकी स्थिति भी बदलने लगती है यानी वो उत्तरायण हो जाता है। जाड़ों में सूरज जो है वो दक्षिणायन रहता है। दक्षिणायन का मतलब मकर रेखा पर, ये है हमारी मकर रेखा, ये है भूमध्य रेखा और ये है हमारी कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तर, ये 23.5 डिग्री दक्षिण और ये है हमारी 0 डिग्री। तो उत्तरायण का मतलब सूरज जो है वो मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर आने लगता है और दक्षिणायन का मतलब होता है जब सूरज मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो जब बच्चों गर्मी का मौसम शुरू होता है तो जो सूर्य है उसकी स्थिति भी बदलने लगती है यानी वो दक्षिण से वो उत्तर की ओर आने लगता है यानी उसकी स्थिति उत्तरायण होती है यानी कर्क रेखा की ओर सूरज की जो है वो लंबवत चमकने लगता है। इस समय जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें निम्न वायु दाब बनने लगता है यानी जहाँ सूरज धीरे धीरे मकर रेखा से, है ना, उत्तर की ओर खिसकता है यानी उत्तरायण होता है, वैसे वैसे भारत में यहाँ वायु का दबाव क्या होने लगता है, निम्न होने लगता है, लो प्रेशर बनने लगता है। ठीक है। और जुलाई के मध्य तक जो धरातल है यानी जमीन है, सतह है, उस पर निम्न वायु दाब की पेटी जो है यानी केंद्र जो है वो क्या हो जाता है, स्थित। यानी पूरा जून में तो सूरज जो है बेटा कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। इन दिनों पूरा जो हमारा जून और जुलाई में जो हमारा ये पूरा उत्तर भारत है यहाँ निम्न वायु दाब का क्या हो जाता है, केंद्र हो जाता है ना। ये निम्न वायु दाब का केंद्र जिसको हम अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसको ITCZ के नाम से भी जाना जाता है। तो ITCZ का पूरा फुल फॉर्म क्या है, अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये वास्तव में निम्न वायु दाब का केंद्र है जो भूमध्य रेखा
के उस निकट, है ना, इस हमेशा पाया जाता है। लेकिन सूरज की उत्तर और दक्षिण खिसकने के साथ ये निम्न वायुदाब का जो केंद्र है वो जब सूरज उत्तरायण होता है तो ये उत्तर की ओर सरक जाता है। यानी ये जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये आपका 5 से लेकर 10 डिग्री अक्षांश उत्तर क्या हो जाता है, खिसकता है गर्मियों में। और जब जाड़ा आता है तो ये दक्षिण भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण की ओर यही निम्न वायुदाब का केंद्र क्या होता है, खिसकता है। तो सूरज की स्थिति के बदलने के साथ साथ ये जो निम्न वायुदाब का केंद्र है यानी अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये उत्तर जब होगा तो उत्तर शिफ्ट होता है, और सूरज जब मकर रेखा पर होता है तो दक्षिण की ओर ये निम्न वायुदाब क्या होता है, खिसक जाता है। तो गर्मी में ये निम्न वायुदाब का केंद्र भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर सरकता है, खिसक जाता है। ठीक है, ये निम्न वायुदाब का केंद्र भी भारत की जलवायु पर अपना प्रभाव डालता है। इससे क्या होता है बच्चों की पवनों की दिशा में क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है, बदल जाती हैं, क्योंकि यहाँ निम्न वायुदाब और ज़्यादा क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। और समुद्र पे क्या रहता है बच्चों, इस समय उच्च वायुदाब रहता है यानी हाई प्रेशर रहता है। अब हवा हमेशा चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है, इसलिए गर्मियों में हवाओं की यानी पवनों की दिशा क्या हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से यानी समुद्र से चलने लगती हैं, जिनको हम इस दक्षिण पश्चिम जो हवाएं चलती हैं इनको हम मानसून के नाम से भी जानते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम हवाएं जो हैं वो भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने लगते हैं। आप जानते हो समुद्र से आती हैं तो नमी से भरी रहती हैं और भारत में इस ऋतु में क्या लाती हैं, वर्षा लाती हैं। इन दिनों में भी भारत में, है ना, जेट पवनों का प्रभाव रहता है। तो गर्मी में जो जेट पवनें चलती हैं वो भारत के प्रायद्वीप भारत के दक्षिण में चलती हैं। इनको हम बोलते हैं पूर्वी जेट प्रवाह। जाड़ों में जो चलती हैं वो हिमालय के ऊपर चलती हैं यानी उत्तर में चलती हैं, है ना। इनको हम बोलते हैं, जो जाड़े में चलती हैं इनको हम बोलते हैं पछुआ वाली, है ना, पछुआ जेट पवनें जो हिमालय पर्वत के तिब्बत के पठार के उत्तर में हमेशा क्या होती हैं, चलती रहती। इनको हम बोलते हैं पछुआ, है ना, या पश्चिम जेट पवन, पछुआ है ये। ठीक है, पछुआ जेट पवन। लेकिन जाड़ों के बाद गर्मी में जो जेट पवन चलती हैं वो इस प्रायद्वीप भारत में चलती हैं। ठीक, यानी इधर ये चलने लगती हैं जेट पवनें। तो ये जेट पवन जो पूरब से चलती हैं पश्चिम की ओर इसको बोलते हैं पूर्वी जेट पवनें। ये गर्मियों में चलती हैं और ये भारत के दक्षिण में चलती हैं। और ये कहाँ चलती हैं, भारत के उत्तर में, यानी हिमालय पर्वत जहाँ है और तिब्बत जहाँ है वहाँ ये हवाएं वायुमंडल के निचले भाग में चलती हैं। और ये गर्मी में चलती हैं पूर्वी जेट पवनें जो इस प्रायद्वीप भारत के दक्षिण में क्या होती हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में चलती हैं, इसलिए इसको पूर्वी जेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिस तरह बच्चों पश्चिमी जेट हवा ये पश्चिमी विक्षोभ को लेकर आता है, यानी पश्चिमी जो चक्रवात हैं जो भूमध्य सागर से भारत में प्रवेश करते हैं इनको खींचकर कौन लाता है भारत तक, ये पछुआ जेट पवन जो है ना, पछुआ जेट लेके। और इसी तरह ये पूर्वी जेट पवनें जो हैं वो लेकर आती हैं उष्णकटिबंध चक्रवात को। किसको लेकर आती हैं, उष्णकटिबंध चक्रवात को, यानी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनको भारत में खींच कर लाती हैं। और इन्हीं चक्रवातों से जो भारत का ये तटीय भाग है यहाँ गर्मियों में क्या आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं, और इनसे यहाँ भारी क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट हवाएं हैं बच्चों, पछुआ वाली जो जेट पवनें हैं और जो पूर्वी जेट पवन है
पछुआ जेट पवन जो है ये चक्रवात को भूमध्य सागर से जो लेकर आती हैं, उनसे जाड़ों में भारत में वर्षा होती है, यानी उत्तर भारत में। और जो पूर्वी जेट पवनें हैं ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, ट्रॉपिकल चक्रवात को भारत तक लाती हैं, और इनसे भारत के इस पूर्वी है ना जो तटीय भाग हैं, यहाँ इन साइक्लोनों से क्या होती है, भारत में वर्षा होती है। तो ये है बच्चों हमारा जलवायु को भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला ये दूसरा कारक वायु दाब और पवनें। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब और पवनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और ये परिवर्तन किस प्रकार से भारत में चक्रवातों को लेकर आता है और किस तरह से भारत में वर्षा जो है वो शुरू होती है। तो ये हो गया बच्चों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो आज हमारा ये जलवायु को प्रभावित करने वाले दोनों कारक कंप्लीट हो गए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मानसून के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानसून के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू बच्चों।